हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में टाइप 2 का क्वेश्चन कर रहे थे कंस्ट्रेंट मोशन का, जहां पर कि हमने ब्लॉक को स्ट्रिंग से अटैच किया था और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा था और फिर हॉरिजॉन्टली हम फोर्स लगाकर उसे एक्सेलरेट करा रहे थे। तो हॉरिजॉन्टल का केस जब तक हमारा था तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कंसीडर नहीं करना था क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में होता है और हमारा पूरा का पूरा मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे थे, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका जीरो था जब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे। अब हम लोग टाइप 3 में एक ब्लॉक को स्ट्रिंग से अटैच करने जा रहे हैं और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि एक ब्लॉक, उसके नीचे ब्लॉक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और उस ब्लॉक को ऊपर या नीचे की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उस कंडीशन में हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारा जो डायनेमिक्स है इस कंस्ट्रेंट मोशन का वो क्या होगा। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। एक m1 मास का ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग से एक m2 मास के ब्लॉक से अटैच्ड है और ये भी एक स्ट्रिंग है, ऊपर T1 टेंशन फोर्स लगाकर, यानी जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही टेंशन लगेगा, से ऊपर की तरफ इसको मूव कराया जा रहा है। ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब ये मूव करेगा तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रिंग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ टेंशन फोर्स लगाएगा T2, लेकिन जो कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए इस स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल m1 ब्लॉक जब a एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है तो हर एक पार्टिकल a एक्सेलरेशन में मूव करेगा, यानी वो पार्टिकल जो इस m2 ब्लॉक से अटैच्ड है वो भी a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव करेगा। एज अ रिजल्ट m2 ब्लॉक भी आपका a एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा और इसको T2 टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ मूव करा रहा है। ठीक है, तो अब जरा हम लोग T1 और T2 जो टेंशन फोर्स है ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। ये आपको गिवन है कितना एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले मैं इस M2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। जिधर फोर्स लग रहा है, लगा के ले जा रहे हैं, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर हम इस M2 ब्लॉक की बात करें तो इस M2 ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है M2 इंटू जी। लग रहा है ना बच्चों? कोई बैलेंस करने के लिए है तो नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स को, मतलब कोई सरफेस तो नहीं है। ऊपर की तरफ T2 टेंशन फोर्स है आपका, है ना, इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ T2 टेंशन फोर्स, नीचे की तरफ M2G फोर्स और ये पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव कर रहा है। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, T2 भी आपका ऊपर की तरफ है, इसलिए T2 आपका पॉजिटिव होगा, mg आपका नेगेटिव होगा, m2g ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू m2 इंटू a के बराबर। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो T2 टेंशन फोर्स है वो कितना आ जाएगा, m2g इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, m2 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू a प्लस T2 टेंशन फोर्स निकल कर आ गया। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम M1 का बनाते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं, M1 का बना रहे हैं। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये आपके पास M1 एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक तो आपने ऊपर कुछ T1 टेंशन फोर्स लगा रखा है, एक T2 टेंशन फोर्स नीचे की तरफ है और एक इसके वजन की वजह से एक M1G ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ है, लेकिन ये पूरा सिस्टम आपका A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स है T1, नीचे की तरफ T2 है तो माइनस T2, नीचे की तरफ M1G है तो माइनस M1G। ये किसके बराबर होना चाहिए, M1 मास है मल्टीप्लाइड बाय इसका एक्सेलरेशन A होगा बच्चों। यहां से आप लिख सकते हैं T1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इधर M1 ले जाऊं तो ये हो जाएगा M1 इंटू A प्लस जी, और T2 को भी मैं इधर ले जा रहा हूं तो प्लस T2, और T2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर आपका M1 इंटू A प्लस जी तो है ही, और T2 की जगह आप लिख सकते हो M2 इंटू A प्लस जी। ठीक है बच्चों, तो यहां से T2 जो हमारा है
वो आ गया इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a प्लस g। क्लियर है बात आपको? दोनों टेंशन आपका निकल कर आ गया। चलिए इस पे बेस्ड एक सवाल कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, ये 2 kg का है और ये 4 kg का है। ठीक है, ऊपर की तरफ हम कुछ फोर्स जो कि T1 के बराबर है, T1 जो कि स्ट्रिंग है इसलिए फोर्स को भी टेंशन के टर्म्स में ले रहे हैं, T1 टेंशन है, इसके साथ हम इसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं और ये पूरा सिस्टम आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ये मूव करेगा तब T2 टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग में आपका लगेगा। आपको T1 और T2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। फाइंड करें बच्चों। कर लिया? चलिए जरा देखते हैं इसको। आपने सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इस 2 kg का, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg क्या होगा बच्चों? 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, ये जो 2 kg का ब्लॉक है इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 2 इंटू जी यानी कि 20 न्यूटन, जी की वैल्यू 10 है, mg होता है 2 इंटू 10 20 न्यूटन, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है आपका टेंशन फोर्स T2, और ये पूरा ब्लॉक आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना? तो ऊपर की तरफ टेंशन है T2, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है 20, ये होना चाहिए इक्वल्स टू मास यानी 2 इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 1। तो यहां से T2 हमारा क्या निकल कर आएगा? 20 इधर लेंगे तो 20 प्लस 2 यानी कि 22 न्यूटन। 22 न्यूटन का टेंशन आपके इस नीचे वाले स्ट्रिंग पे लग रहा है जो M1 M2 को अटैच कर रहा है। ऊपर वाला स्ट्रिंग जिसको पकड़कर आप मूव कर रहे हैं उसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, इसका ऑफ 4 kg। ठीक है बच्चों, तो 4 kg जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ये 4 kg है, इसके ऊपर नीचे की तरफ देखिए दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टेंशन फोर्स T2 लग रहा है जो कि आपका 22 न्यूटन के बराबर है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा 4 इंटू 10 यानी कि 40 न्यूटन, और ऊपर की तरफ आपने T1 टेंशन फोर्स लगा रहा है। पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप जरा करके देखिए, ऊपर की तरफ है टेंशन T1 माइनस नीचे की तरफ 40 प्लस 22 यानी 62 न्यूटन है। ये किसके बराबर होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू 1 यानी कि 4 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। यहां से T1 आपका निकल कर आ रहा है 68 न्यूटन। ठीक है, T1 और T2 दोनों निकल कर आपका आ गया। चलिए बच्चों, तो इसी तरीके से इस सवाल में भी आपको क्या करना है कि 4 kg 2 kg की जगह आप 6 kg और 5 kg ले लीजिए। ठीक है, और ऊपर एक्सेलरेशन को आप 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लें या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लें। ठीक है, और उसके बाद फिर T1 T2 कर लें। वैल्यूज को बस चेंज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व, जो मर्जी आपको वो वैल्यू पुट करके सॉल्व करें। हर कंडीशन के 2 3 4 क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए तो आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, कंडीशन 2 देखते हैं। ये कंडीशन आपका है कि आपके पास अब 3 ब्लॉक है। ये M1 ब्लॉक है, ये अटैच्ड है एक स्ट्रिंग से टू M2 ब्लॉक जो कि अटैच्ड है एक स्ट्रिंग से टू M3 ब्लॉक, और हम इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये पूरा सिस्टम आपका A एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये टेंशन आपका T1 होगा, ये टेंशन आपका T2 होना चाहिए, और ये टेंशन आपका T3 होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई T2 क्या है, तो T2 टेंशन फोर्स है। कैसे? कौन सा टेंशन फोर्स? वो टेंशन फोर्स जो कि ये स्ट्रिंग ब्लॉक के ऊपर खींचना चाह रहा है नीचे की तरफ, है ना? तो टेंशन फोर्स इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए
अब इसका जरा हम लोग करते हैं इस कंडीशन को। तो सबसे पहले नीचे वाले केस पे हम लोग देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग M3 ब्लॉक का, है ना, M3 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें देखिए ये आपका M3 ब्लॉक है, इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स है टेंशन T3, है ना, और नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है M3 इंटू जी। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, आप लिखेंगे T3 माइनस M3 इंटू जी इज इक्वल्स टू M3 इंटू ए, क्योंकि ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहां से जो T3 है बच्चों वो आपका आ जाएगा इक्वल्स टू M3 इंटू ए प्लस जी। ठीक है, क्लियर है। एक तो ये कंडीशन आपका आ गया। दूसरा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M2 मास का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M2। तो M2 मास का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये देखिए किस तरीके का होगा। ये M2 मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T2, नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है T1, और नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा M2G, लगेगा ना। तो इसीलिए, और ये पूरा सिस्टम आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो ऊपर का जो है आपका टेंशन T2 माइनस नीचे की तरफ है T1 माइनस M2G, ये किसके बराबर होना चाहिए, सेकेंड ब्लॉक का मास इंटू जो एक्सेलरेशन है। तो यहां से आप T2 को क्या लिख सकते हैं, T2 को लिख सकते हैं, M2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा M2 इंटू ए प्लस जी, और T1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस T1, होगा बच्चों। और T1 आपका क्या है, M3 इंटू ए प्लस जी, तो ए प्लस जी कॉमन हो जाएगा, T2 को लिख दे रहे हैं M2 इंटू ए प्लस जी प्लस M3 इंटू ए प्लस जी होना चाहिए। तो यहां पर a प्लस जी अगर कॉमन हो जाएगा तो T2 टेंशन फोर्स हमारा आ रहा है M2 प्लस M3 इंटू ए प्लस जी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको आना चाहिए ताकि किसी भी सवाल को करते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। ये प्रोसेस अगर आप समझ गए तो सवाल तो फिर इस प्रोसेस से ही बनता है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम M1 का बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक M1। ठीक है, अगर M1 ब्लॉक को देखें तो देखिए ये आपका M1 ब्लॉक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ऊपर की तरफ टेंशन है T1, नीचे की तरफ कौन सा टेंशन है बच्चों, अच्छा देयर इज अ मिस्टेक, ये T3 नॉट T1, ठीक है, ये T3, दिस इज योर T3, तो T2 माइनस T3 और T3 की वैल्यू है M3, T1 गलती से लिख दिया था। अच्छा, अब ये देखिए इस पर एक तो नीचे की तरफ टेंशन फोर्स है T2 और एक नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा M1G, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 माइनस M1G ये हो जाएगा इक्वल्स टू M1 इंटू ए, होना चाहिए। तो यहां से जो ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स है T1, एक इसके M1G इधर जाएगा तो M1 कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा इक्वल्स टू ए प्लस जी, और T2 इधर आएगा कि हो जाएगा प्लस T2, और T2 की जगह वैल्यू पुट कर दें, चलिए मैं इसे पुट कर दे रहा हूं, T2 की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे हैं M2 प्लस M3 इंटू ए प्लस जी, होगा ना। तो यहां से जो T1 हमारा है बच्चों वो क्या हो जाएगा, a प्लस जी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और बाकी क्या हमारा बचेगा M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर है। तो देखिए यहां नोटिस कीजिए, सबसे ऊपर वाले ब्लॉक को अपना वजन और इन तीनों वजन को, मतलब जो T1 टेंशन है इसको M1 M2 M3 तीनों वजन को लेकर चलना है। तो इसीलिए इस T1 टेंशन में तीनों मासेस जो है वो ऐड हो रहे हैं।
जो M2 मास, ये जो T2 टेंशन है, इसको M2 और M3 को लेकर चलना है। तो देखिए यहां पर T2 वाले में M2 और M3 आ रहा है सिर्फ, और T3 को सिर्फ M3 को लेकर चलना है, इसलिए सिर्फ M3 आ रहा है। अच्छा, एक मैं केस इसमें डालना चाह रहा हूं, इन केस इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। ये जो फर्स्ट कंडीशन किया था उसमें मैं बताना भूल गया, उसमें भी आप लोग पुट कर लीजिएगा। अगर एक्सेलरेशन आपका 0 होगा तब इन तीनों केसेस में जो T1 की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? T1 की वैल्यू होनी चाहिए m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू g। एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर हम मूव करेंगे तो T2 हमारा क्या होना चाहिए? तो वहां पर आप एक ही जगह 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा m2 प्लस m3 इंटू जी। और जो T3 है इसमें पुट करें तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू m3 इंटू जी। ठीक है बच्चों, चलिए एक सवाल कर लिया जाए फिर किसी बात पे। ये हमारे पास 3 ब्लॉक है, ये हमारा है 4 kg, ये हमारा है 3 kg, और ये हमारा है 2 kg। और ये पूरा सिस्टम हमारा ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और ये ए की वैल्यू आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं T1 टेंशन लगाकर। इस ब्लॉक, इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है T2, और इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है T3। ठीक है, आपको T1, T2, T3 की वैल्यू को फाइंड करना है। करें बच्चों? चलिए कर लिया आपने। तो पहले नीचे वाले से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको मैं हर केस में आपको ये डिराइव करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए, मेथड समझ में आए कैसे कर रहे हैं। लेकिन आपको पूरे मेथड से ही करना है, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हैं तब तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला में पुट किया, आंसर निकाला। लेकिन अगर आप अपने बोर्ड के लिए कर रहे हैं तैयारी, अपने 11th की है, तो उस केस में आपको पूरा मेथड जो है वो शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेथड से ही ट्राई करिएगा और फॉर्मूला याद रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें 2 kg का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें बच्चों, तो उस केस में क्या होगा? देखिए ये 2 kg है, इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। क्यों? m इंटू जी, इसका मास है 2, एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी 10, 2 इंटू 10 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है T3, और ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऊपर की तरफ हो गया T3 यानी कि T3, नीचे की तरफ 20 माइनस 20, ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 2, एक्सेलरेशन 2 यानी कि 4। यहां से T3 जो है बच्चों वो आपका आ रहा है 24 न्यूटन। मैच कर लीजिए, 24 न्यूटन आ रहा है आपका या नहीं। उसके बाद फिर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 3 kg का, ठीक है, तो ये हमारा है 3 kg। इस पर ऊपर की तरफ देखिए टेंशन है T2, नीचे की तरफ टेंशन है T3, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है M3G यानी M2G यानी कि 3 इंटू 10 30 न्यूटन। तो यहां से आपका, और ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो ऊपर की तरफ टेंशन है T2, फिर माइनस T3 की जगह लिख लेंगे 24 न्यूटन, माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह लिख लेंगे 30 न्यूटन। ये किसके बराबर होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास है 3, एक्सेलरेशन है 2 यानी कि 6 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। तो यहां से T2 क्या आ जाएगा बच्चों? 24 प्लस 30 प्लस 6 न्यूटन, है ना, यानी कि T2 आपका निकल कर आ गया 60 न्यूटन। क्लियर है?
मैंने जी को 10 लिया है, आप 9.8 भी ले सकते थे, डेसिमल में आया था, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस होता है। अब जरा ऊपर वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जरा देखते हैं क्या आता है। तो ये आपका 4 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर नोटिस कीजिए, ऊपर की तरफ हमने टेंशन लगा रखा है T1, नीचे की तरफ आपका टेंशन है T2, और नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है 40 न्यूटन, है ना, mg 40 न्यूटन। तो यहां से आपका आ जाएगा T1, और ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 की जगह हम लिख दे रहे हैं 60, T1 की जगह लिख दे रहे हैं 40 और mg की जगह 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 4 8। तो यहां से T1 क्या आ जाएगा हमारा 60 प्लस 40 प्लस 8, यानी T1 हमारा आ रहा है 108 न्यूटन। ठीक है बच्चों। अच्छा, इन्हीं केसेस को अगर मैं डायरेक्ट आपको बोलूं फॉर्मूला पुट करके करने को, अगर मान लो एक्सेलरेशन 0 होता, अगर एक्सेलरेशन 0 होता तब क्या होता, T1 क्या होना चाहिए था, डायरेक्ट आप लिख के बताएं, T1 T2 T3 डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और कोशिश करिए सॉल्व करने की। किया बच्चों। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, ये 9 हो गया, इंटू जी यानी कि 90 न्यूटन होता। T2 ये आपका m2 प्लस m3 यानी कि 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 10 यानी कि 15 न्यूटन। और T3 जो हमारा है वो m3 इंटू जी, m3 हमारा कितना है 2, 2 इंटू 10 20 न्यूटन। ठीक है। तो ये कंडीशन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, एक्सेलरेशन 0 है फिर भी मूव कर रहा है, घबराना नहीं है, ये फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। नोट कर लें बच्चों। तो बच्चों अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टाइप 4। ये टाइप 4 हमारा है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, यानी बच्चों हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन होगा इस तरीके से, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर हमारे पास एक ब्लॉक रखा होगा, m मास का अगर एक ब्लॉक रखा होगा, और ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ये हमारा प्रॉब्लम, एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। स्मूथ हम कह रहे हैं यानी कि फ्रिक्शन अभी फिलहाल नहीं, बाद में हम लोग फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल फ्रिक्शन हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ है, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, उस पर हमने एक ब्लॉक को रखा है। ये इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरीके से कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल उठा हुआ है। तो इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर फोर्स देखें, सॉरी इस ब्लॉक के ऊपर अगर फोर्स देखें, तो एक फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा आपका mg, है ना बच्चों। और ये इंक्लाइन प्लेन पर जब mg फोर्स नीचे लगेगा, तब इस सरफेस पर परपेंडिकुलर की तरफ ये ब्लॉक सरफेस को दबाएगा, जिस वजह से सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। अब चूंकि इसका मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम लोगों का एक एक्सिस इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारा ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में नहीं है, अब वो थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, तो इसीलिए जिस फ्रेम में वो मूव करेगा उसी को हम लोग एक एक्सिस लेंगे, उसका परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस लेंगे। अब ये जो mg फोर्स देख रहे हैं आप, जितने भी फोर्सेस हैं, अब उन्हें हमें इन्हीं दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है। तो देखिए ये mg है, तो mg का एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा वो कंपोनेंट, नोटिस कीजिए, ये एंगल आपका थीटा होना चाहिए,
ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। क्यों? ये एंगल थीटा है, इस लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ करिए 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर है इसलिए थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा इसका mg cos थीटा होगा बच्चों, और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में, यानी जो हमने एक्सिस लिया है इस डायरेक्शन में होगा, वो होगा mg sin थीटा। क्लियर है बच्चों? तो अब नोटिस कीजिए कि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है ना ऑब्जेक्ट का, तो इसीलिए n जो है आपका वो mg cos थीटा के बराबर होगा। अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने को कहते हैं तो n ऊपर की तरफ और इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा, n आपका mg cos थीटा के बराबर है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है इस डायरेक्शन में, कोई मोशन नहीं है इस डायरेक्शन में। मोशन इस डायरेक्शन में, ब्लॉक जो है अगर आपका ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? देखिए mg sin थीटा। तो जो mg sin थीटा है ये नेट फोर्स लग रहा है जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट, ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये होगा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास और मास को कट कर दें तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन हो गया g sin थीटा। और देख सकते हैं कि ये जो g sin थीटा एक्सेलरेशन आ रहा है, हमने इस ब्लॉक को एज इट इज रख दिया, हमने कुछ किया नहीं इस ब्लॉक के साथ, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया अभी। जब आप बाहर से फोर्स लगाते हैं, जैसे स्ट्रिंग को पकड़कर, ब्लॉक को पकड़कर खींच रहे थे, उसको हॉरिजॉन्टली खींच रहे थे, उसको वर्टिकली खींच रहे थे, उस फोर्स को हम लोग ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। तो यहां पर कोई ड्राइविंग फोर्स तो है नहीं, तो अगर आप देखिए एक्सेलरेशन जो है वो मास के इंडिपेंडेंट है। आप यहां पर 4 kg का ब्लॉक रखें या 2 kg का ब्लॉक रखें या 1 kg का ब्लॉक रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो हर केस में g sin थीटा होगा। वो सिर्फ इस थीटा जो इंक्लाइन है, ये कितने एंगल से उठा हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, इसको यहां पर नोट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा बच्चों कि इन केस इफ देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स, कोई ड्राइविंग फोर्स अगर नहीं है, यानी हम कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तब उस केस में एक्सेलरेशन जो है यहां पर ये g sin थीटा के बराबर होगा। ये मास के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा अब सेकंड केस जो हम ले रहे हैं, ये तो पहला केस हमारा हो गया। ठीक है, इस पहले केस के लिए एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो सपोज करें जैसे कि ये हमारा 30 डिग्री एंगल है, ठीक है, और एक 3 kg का हमने ब्लॉक प्लेस कर रखा है। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो इस 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। देखिए ये इस ब्लॉक के ऊपर है, ये 3 kg का ब्लॉक है ना, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। एक तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, है ना, और एंगल 30 डिग्री है, इसलिए इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स mg cos 30 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। और mg का एक कंपोनेंट cos 30 डिग्री इस साइड और mg का एक कंपोनेंट mg sin 30 डिग्री होगा बच्चों। तो इसका एक्सेलरेशन चूंकि इस डायरेक्शन में है, इसलिए इस डायरेक्शन के अलोंग जो फोर्स लग रहा है mg sin 30 डिग्री, यही मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या है, g sin 30, g की वैल्यू है 10, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर जब हमने कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं लगाया है तब का केस है, इसको नोट कर लीजिए। इसी में जो सेकंड केस, सेकंड टाइप हमारा आता है बच्चों कि ये हमारा ब्लॉक है m मास का, ठीक है,
और इसके ऊपर हमने ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, और इस पर हम एक एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, किधर लगा रहे हैं? ड्राइविंग फोर्स इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। यानी सेकंड केस हमारा है कि इफ ड्राइविंग फोर्स, अगर जो ये ड्राइविंग फोर्स है इज अलोंग या इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, is in upward direction of plane, यानी inclined plane, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो जरा देखते हैं, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए बच्चों, एम मास का, देखिए एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ब्लॉक है, इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ होगा mg sin थीटा, एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, ठीक है, और एक हम इस पर आगे की तरफ एक F फोर्स लगा रहे हैं और ये ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो ये तो हमें पता है n mg cos थीटा के बराबर क्यों है? क्योंकि इस कंपोनेंट के अलोंग कोई मोशन नहीं है, लेकिन हाँ ये जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में मोशन है और आगे की तरफ मोशन, ऊपर की तरफ मोशन है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, फोर्स F जो आप लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव, mg sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव, तो F माइनस mg sin थीटा ये आपका मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। अगर इसे हम इधर लेकर आ जाए बच्चों, तो हमारा जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ma प्लस mg sin थीटा। आप चाहें तो m कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस g sin थीटा, ठीक है। तो फोर्स तो आपका होता है मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, तो मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन जो है बच्चों यहां पर ये आपका है a प्लस g sin थीटा, ठीक है, जो नेट एक्सेलरेशन है। तो यहां पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा a प्लस g sin थीटा। क्लियर है? इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। एम मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर F फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और इसका A एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। जो A एक्सेलरेशन है वो आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो ब्लॉक है इसका मास है 1 kg। जो ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। करें बच्चों? कर लिया बच्चों? यहां पर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है आपको? m टाइम्स a प्लस g sin थीटा, है ना। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m ब्लॉक का, तो कैसा होगा ये? देखिए इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो कि मास इसका 1 है इसलिए 1 m इंटू जी, यानी 1 इंटू 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। इसका कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा होता है, यानी कि 10 cos थीटा को हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, तो 10 cos 30 डिग्री, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर है, किसी काम के नहीं है दोनों फोर्सेस। इसका एक कंपोनेंट इधर है, वो है 10 sin 30 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू हाफ होती है इसलिए 5 न्यूटन होगा, और ऊपर की तरफ आप F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, जिस वजह से एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, किसके ऊपर? 1 kg ब्लॉक के ऊपर। तो आपका जो फोर्स आ जाएगा F माइनस 5 न्यूटन, ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 1, एक्सेलरेशन है 2, 1 इंटू 2 न्यूटन, यानी कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं 5 प्लस 2 7 न्यूटन के बराबर लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरा टाइप देखते हैं।
चलिए टाइप 3 जो कंडीशन 3 है उस कंडीशन 3 को मैं इसी में शो कर रहा हूं। ये कंडीशन 3 हमारा है कि हम इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है अब नीचे की तरफ लगा रहे हैं और इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। ठीक है बच्चों, तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? तो बस यही फोर्स का डायरेक्शन ही तो चेंज होगा ना आपका, ये जो फोर्स है आपका ये भी अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, और एक्सेलरेशन जो है आपका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो भाई अब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, F प्लस mg sin थीटा ma के बराबर होगा। तो अगर इसको हम इधर ले जाएं तो यहां पर ma तो है ही, माइनस mg sin थीटा हो तो माइनस g आ गया। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये आपका फोर्स लगेगा। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम बदल कर देखें क्या चेंज क्या हो गया, चेंज ये हो गया है कि जब आपको ऊपर की तरफ भेजना पड़ रहा था, समझिए इस बात को, जब आप ब्लॉक को ऊपर की तरफ भेज रहे थे तो mg sin थीटा तो पहले से ही नीचे की तरफ लग रहा था, तो एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, उसके अगेंस्ट आप ऊपर की तरफ अगर फोर्स लगाएं तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इसलिए उस केस में प्लस था। यहां पर पहले से ही mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है तो आपको कम ही फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन a तक पहुंचाने के लिए। तो अगर ये फोर्स हमारा, सपोज करें कि ये फोर्स अगर हमारा बच्चों इस डायरेक्शन में होता, ये फोर्स अगर हमारा इस डायरेक्शन में होता और आपसे कहता फोर्स निकालने को, तब क्या करते हैं आप, ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन आप सेम डायरेक्शन में शो करते हैं, है ना, तो आपका होता है F प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। क्लियर है? तो यहां से 5 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और F फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, इधर से लगा रहे हैं आप F फोर्स, दोनों सेम डायरेक्शन में। और ये जो ब्लॉक है इसका मास, अभी मैं कह दे रहा हूं कि इसका मास सपोज करें कि 10 kg है। ठीक है, इसका मास कितना है, या फिर 1 ही kg सपोज करते हैं, सबको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो 1 kg मास है तो 2 न्यूटन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस 3 न्यूटन, F इज इक्वल टू माइनस 3 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन है कि आपके पास ये 30 डिग्री एंगल पर ये इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ये 3 kg और ये 2 kg है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो 3 kg और 2 kg के बीच में एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि हमारे पास एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर 3 kg और 2 kg के 2 ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चिपका नहीं रखा है लेकिन बिल्कुल सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं फिलहाल, और इनको हमने यहां पर रख दिया है। अब अगर मान लो इसकी स्पीड ज्यादा हुई तो ये आगे निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसा फेविक्विक से नहीं चिपका रखा है। तो जब ये दोनों ब्लॉक्स आपके नीचे की तरफ मूव करें, कोई ड्रिवन फोर्स नहीं, ना तो ड्रिवन फोर्स नीचे की तरफ है ना तो ड्रिवन फोर्स ऊपर की तरफ है, उस केस में 2 kg और 3 kg के बीच में फोर्स कितना होगा। तो देखिए अगर कोई ड्रिवन फोर्स नहीं है, इफ देयर इज नो ड्रिवन फोर्स, तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, g sin थीटा यानी g sin 30 डिग्री जो कि हो जाएगा g/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये तो मास के इंडिपेंडेंट है, यानी 2 kg का ब्लॉक जो है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और जो 3 kg का ब्लॉक है ये भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों की वेलोसिटी सेम तरीके से चेंज हो रही है, दोनों रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। इस केस में इन दोनों के बीच का जो आपसी फोर्स है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख लीजिए, फिर इसी में मैं एक सवाल चेंज करूंगा। कर लिया बच्चों? देखिए अब मैं थोड़ा सा सवाल में थोड़ा डिफरेंस थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं सवाल को। सवाल मेरा ये है अब
कि अब अगर मैं कुछ फोर्स ऊपर की तरफ लगा देता हूं, ठीक है, मान लीजिए कि ये फोर्स हमारा 20 न्यूटन के बराबर है। 20 न्यूटन के बराबर फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगाता हूं, ये मूव नीचे की तरफ कर रहा है, लेकिन 20 न्यूटन का फोर्स मैंने इस पर ऊपर की तरफ लगाया है। ये ड्रिवन फोर्स है। इस फोर्स से क्या कोशिश है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट, जो दोनों ब्लॉक्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट फोर्स लगा सके, ठीक है। अब कितना फोर्स इनके बीच में होगा, 2 केजी और 3 केजी के बीच में, ये हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो एक बार देखिए जरा, आप इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। ये देखिए 3 kg का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, mg। m कितना है इसका 3, g है 10, तो 3 into 10 यानी कि 30 न्यूटन, ठीक है। एक कंपोनेंट फोर्स का इधर होगा जो कि होता है mg cos 30, और ये आपका 30 है तो ये आपका हो जाएगा mg cos 30 यानी कि 30 cos 30 डिग्री, है ना। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, इसे हमें शो नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है आपका, जो कि है mg sin 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, mg sin 30 डिग्री नीचे की तरफ है। और समझिए जब ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, जब कोई ड्रिवन फोर्स नहीं, तब तो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया है, ये जो 20 न्यूटन है ये इस 2 kg को 3 kg की तरफ प्रेस कर रहा है, तो 2 kg 3 kg के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा ना, तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इस पर, इसे हम स्मॉल f कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं बच्चों, स्मॉल f। ये 30 डिग्री वाले को मैं इधर लिख रहा हूं, mg sin 30 डिग्री नीचे की तरफ, और स्मॉल f फोर्स। ये स्मॉल f फोर्स क्यों है, क्योंकि एक ड्रिवन फोर्स आ गया है, ये 2 kg ब्लॉक को ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा है। एज ए रिजल्ट 2 kg ब्लॉक जो है उसके ऊपर फोर्स महसूस होगा, तो वो कोशिश करेगा अपने एक्सेलरेशन को कम करने के लिए, लेकिन 3 kg पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो अपने एक्सेलरेशन को कम करेगा नहीं, इसलिए ये नीचे मूव करेगा, ये थोड़ा रुकने की कोशिश करेगा, तो ये दोनों अब एक दूसरे पर दबाव लगाएंगे ना, तो 2 kg की वजह से 3 kg पर फोर्स ऊपर की तरफ। अब जरा इसका इक्वेशन लिखिए, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में है ना, तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ है आपका mg sin 30 डिग्री, ठीक है। F फोर्स ऊपर की तरफ है, तो माइनस F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि 3 into a। mg की वैल्यू है 30, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, यानी कि 30 into हाफ, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस F इज इक्वल्स टू 3a। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। इसी तरीके से अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं 2 kg वाले ब्लॉक का। तो 2 kg वाले ब्लॉक का अगर हम बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो उस केस में इस पर एक तो mg यानी कि 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। अब मैं ये cos थीटा वाला कंपोनेंट नहीं दिखा रहा हूं, और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, वो क्या है, mg sin 30 डिग्री, है ना। और इस 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर की तरफ देखिए 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स दिख रहा है, एक और फोर्स है। जब 2 kg 3 kg के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तब 3 kg 2 kg पर नीचे की तरफ फोर्स लगाना चाहिए, तो एक और फोर्स नीचे की तरफ, कौन सा, स्मॉल f फोर्स लगेगा। अब ये ब्लॉक आपका नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बच्चों। तो नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस हैं, mg sin 30 डिग्री, और ये स्मॉल f फोर्स भी है नीचे की तरफ, ठीक है, और 20 न्यूटन ऊपर की तरफ, तो माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 2 into a, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका 15 माइनस f आया है 3a के बराबर, तो f को क्या लिखेंगे, 15 माइनस 3a। चलिए यहां पर f की जगह 15 माइनस 3a पुट कर देते हैं। mg हमारा कितना है, 20 न्यूटन,
साइन 30 होता है हाफ, तो 20 इंटू हाफ हो जाएगा 10। एफ की जगह लिख देंगे 15 माइनस 3a, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a। माइनस 3a को इधर भेजेंगे बच्चों तो प्लस 3a हो जाएगा, प्लस 3a और 2a हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 5a इज इक्वल्स टू 10 प्लस 15 25 माइनस 25, यानी एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। अब इसमें आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका जो फोर्स इनके बीच का है जो आपको निकालना था वो निकल कर आ जाएगा 15 माइनस 3 इंटू 1, यानी कि F हो जाएगा 15 माइनस 3 12 न्यूटन। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रॉब्लम उसका। सपोज करिए कि हमारे पास एक डबल इंक्लाइन प्लेन, इसको हम लोग वेज भी कहते हैं, ठीक है, एक डबल इंक्लाइन प्लेन है और ये आपको एंगल दिया हुआ है। सपोज करें ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, और यहां पर एक पुली लगा दिया गया है, ठीक है, एक मासलेस पुली है। पुली का केस हम लोग फिफ्थ टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है, और इस पुली से दो ऑब्जेक्ट्स हमारे, दो ब्लॉक्स हमारे लगा दिए गए हैं। ये ब्लॉक आपका 5 kg और 3 kg का है, ये ब्लॉक आपका 5 kg और ये ब्लॉक आपका 3 kg का है, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम जो है ये इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन के साथ और ये इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन के साथ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर ब्लॉक्स अटैच्ड होंगे तब उनका एक्सेलरेशन सेम होगा। ये 5 kg का ब्लॉक इधर मूव कर रहा है 5 मीटर a एक्सेलरेशन से, तो स्ट्रिंग का पहला पॉइंट जो वो भी a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है इसलिए हर एक पॉइंट a एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इसलिए स्ट्रिंग का वो पॉइंट पार्टिकल जो कि 3 kg से अटैच्ड है वो भी a एक्सेलरेशन मूव कर रहा होगा, तो 3 kg भी a एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। आपको फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों ये सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं, इस तरीके के कुछ सवाल ढूंढकर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सही ले रखा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि हम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहे हैं उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है। फोर्स का भी यही मतलब है, हमने फोर्स किसी डायरेक्शन में कंसीडर किया, अगर फोर्स नेगेटिव आ रहा है यानी ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल में फोर्स लग रहा है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग 5 kg वाले मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 5 kg। 5 kg का ऑब्जेक्ट जो है बच्चों इस तरीके से है, ठीक है। इसके ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, इसका मास है 5, इसलिए 5 इंटू जी की वैल्यू 10, 5 इंटू 10 15 न्यूटन, ठीक है। इस डायरेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम शो कर दे रहे हैं। चलिए ये आपका हो जाएगा mg cos 30, यानी कि 50 इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 25 √3 इसका आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा N1 जो कि 25 √3 के बराबर होगा। इसके अलावा एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपका mg यानी कि 50 sin 30 डिग्री के बराबर, ठीक है बच्चों। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है इसलिए 25 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। और नोटिस कीजिए कि जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तब इस पर जो स्ट्रिंग है इस पर टेंशन होगा ऊपर की तरफ, और यहां पर ये ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है, टेंशन की वजह से, तो इस पर टेंशन इधर ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये आपका आगे की तरफ
ए एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रहा है। तो आगे की तरफ कौन सा फोर्स है? 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन तो एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन में है, इसलिए इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। टेंशन फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसे मैं नेगेटिव ले रहा हूं। ये होगा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है? 5 kg। सो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 5 into a। फर्स्ट इक्वेशन आ गया बच्चों। उसी तरीके से अब 3 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 3 kg। ठीक है, तो 3 kg का ब्लॉक आपका इस तरीके से है ना, ये इसके इस इंक्लाइन के ऊपर रखा हुआ है। इसके ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे mg, 3 into g, 3 into 10 यानी 30 न्यूटन। एक इसका कंपोनेंट इधर होगा, mg cos 30 उसको छोड़ देते हैं। एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ होगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा mg sin, और एंगल कितना है? 60। यानी कि ये हो जाएगा mg की जगह 30 sin 60, और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इसलिए √3/2 यानी कि 15√3 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? 15√3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ था, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां पर टेंशन फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अलोंग, इसलिए टेंशन को पॉजिटिव लेंगे, और ये 15√3 जो हमारा है उसे हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये किसके बराबर आ जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर मास 3 है, इसलिए 3 into a के बराबर। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहां पर जो टेंशन है, इस टेंशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 25 minus 5a। इसको मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूं। तो अब ये जो 25 minus 5 है, इसको टेंशन की जगह अगर पुट करें तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 25 minus 5a minus 15√3 is equals to 3, है ना। और ये -5a अगर इधर आएगा तो हो जाएगा +5a। 3a और 5a आपका हो जाएगा 8a is equals to 25 minus 15√3, और √3 की वैल्यू है 1.732। हम सिर्फ 1.7 लेते हैं, तो 15√3 यानी कि 15 into 1.7। तो 7 5 35, कैरी ओवर 3, 7 1 7 और 3 10, और ये आपका हो जाएगा 1 5 15। तो 5 5 2 यानी कि ये हो जाएगा 25.5। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू 8a is equals to 25 minus 25.5। वैसे आप 1.732 लेंगे तो और एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की आपको। तो एक्सेलरेशन आपका 25 minus 25.5 यानी -0.5/8। अब 0.5 को 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव डायरेक्शन में। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसा मैंने बताया था, देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, यानी हम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ले रहे हैं, हकीकत में एक्सेलरेशन उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अब इस इक्वेशन से टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन क्या है हमारा? 25 minus 5a यानी कि 25 minus 5 into 0.06, वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये टेंशन हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 25 प्लस 0.3 हो जाएगा, यानी टेंशन हमारा आ रहा है 25.3 न्यूटन। तो टेंशन हमने निकाल लिया, और एक्सेलरेशन जो हमारा है वो -0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया। अब इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चंस या तो किसी बुक से ढूंढ के या फिर खुद ही से कुछ वैल्यूज पुट करके रैंडमली और ट्राई करके देखिए। हर टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसके 4-4 क्वेश्चन आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो पुली, वेज, इन सब के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लें।